हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में वो व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स की अपना है वो 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है वो चल रहा था। उसमें अपन ने वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में वो पिछली क्लासों के अंदर है वो स्टडी कर ली थी। अपन ने पढ़ लिया था कि सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके बारे में पढ़ लिया। आज अपन बात करने वाले सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पिछली क्लासों के अंदर अपन ने वो क्या क्या पढ़ा, तो पिछली क्लासों के अंदर है वो अपन ने पहले तो है वो सेल का जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लिया था। सेल की सामान्य जानकारी के बारे में वो अपन ने क्या कर लिया, सेल की सामान्य जानकारी की कोशिका क्या होती है। तो अपन ने बात की थी कोशिका जीवों की है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जीवों का शरीर है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका मिलकर है वो ऊतक बनाती है। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह होता है उसको अपन ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो है अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर है वो किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि कोशिका सिद्धांत की बात कर ली थी। किसकी बात की थी अपन ने, कोशिका सिद्धांत की बात कर ली थी। कोशिका सिद्धांत में अपन ने बात की थी कि कोशिका सिद्धांत है वो स्वान और स्लाइडेन ने वो दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण कोशिकाएं होती है वो क्या। और उसके बाद में अपन ने बात करें कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की मैं बात करूं तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। उसके बाद में अपन ने कोशिकाओं के प्रकार की बात की थी। किसकी बात की थी, प्रकार की बात की थी। और कोशिकाओं के प्रकार अपन ने वो दो प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी पढ़ी थी, एक अपन ने बात की थी प्रोकैरियोटिक कोशिका की और दूसरी अपन ने बात की थी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और अपन ने बात की थी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। कौन सी कोशिकाओं की बात की थी डियर्स, अपन ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। अपन ने वो इसकी संरचना पढ़ ली पूरी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसमें 17 राइबोसोम पाया जाता है, अल्प विकसित केंद्रक होता है, केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। फिर अपन ने यूकैरियोटिक की बात की थी कि यूकैरियोटिक के अंदर है वो दो झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक है वो दो झिल्ली युक्त होता है। उसके अलावा अपन ने बात की हरित लवक दो झिल्ली युक्त होता है। और अपन ने एक झिल्ली युक्त कोशिकांग भी है वो बहुत सारे पढ़ लिए। इसके अंदर अपन ने वो लाइसोसोम के बारे में बात की थी। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपन ने वो सेंट्रियोम की बात की थी और अपन ने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके वो सारे ऑर्गन्स वगैरह अपन ने पढ़ लिए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की अपन ने संरचना पढ़ ली, इसके ऑर्गन्स पढ़ लिए। अपन ने सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में अच्छी तरीके से बात कर ली थी। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने बात कर ली थी। केंद्र के है वो अपन ने बात कर ली। सभी कोशिकांग है वो इसकी खोज किसने की, किसने नहीं की। कोशिकांगों के कोशिकांगों के अंदर कोशिका का क्या कार्य है, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन बात करने वाले सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका चक्कर के बारे में पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन बात करेंगे। कोशिका का विभाजन होता है वो कैसे होता है, एक जनक कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। बात करें कोशिका विभाजन की, किसकी बात करें, कोशिका विभाजन की बात करें कि कोशिका विभाजन क्या होती है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की बात करें, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन होता है वो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि एक जनक कोशिका, कौन सी, कोई एक जनक कोशिका होगी, पेरेंट कोशिका होगी। एक जनक कोशिका से है वो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, एक कोशिका से है वो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2n है, इस 2n से है वो दो कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाएगा, कोशिका विभाजन कहलाता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या है वही रहती है तो समसूत्री होता है, और यहाँ फिर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कुल मिला के बात यह है कि एक जनक कोशिका से है वो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। विभाजन के महत्व की बात करें कि विभाजन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन की बात करें कि कोशिका का महत्व क्या है, कोशिका विभाजन क्यों होता है, आवश्यक क्यों रहता है, उसकी अगर अपन बात करें
तो सजीवों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास, जो भी सजीव होते हैं सजीवों के अंदर वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। अपने अंदर भी है वो वृद्धि हुई है। पहले अपन बच्चे थे तो अपनी हाइट कम थी, अपने ऑर्गन्स वगैरह कम विकसित थे, फिर धीरे धीरे अपन है वो वयस्क होने लगे तो अपने शरीर का शारीरिक वृद्धि हुई है और अपना शारीरिक विकास हुआ। वो ये किससे संभव हुआ है, जब कोशिका विभाजन हुआ है, कोशिकाओं की संख्या के अंदर बढ़ोतरी हुई है, जिससे अपने शारीरिक विकास हुआ है और अपने वृद्धि हुई है। नए अंगों और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन से क्या होता है, नए अंगों और नए ऊतकों का निर्माण होता है। क्या होता है कि नए अंगों और नए ऊतक होते हैं, नए अंगों व ऊतक का निर्माण होता है, वो किससे होता है, कोशिका विभाजन से होता है। मर्त या पुरानी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट में काम आती है। मान लो कोई भी अपनी कोशिका है वो मर्त हो जाती है, क्या हो जाती है, मर्त हो जाती है या पुरानी हो जाती है, तो उन पुरानी कोशिकाओं के लिए रिप्लेसमेंट का कार्य करती है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की जगह मतलब उन पुरानी कोशिकाओं की जगह है वो कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसका ये महत्व हो गया। घावों की मरम्मत और अंगों के पुनरुद्भवन में काम आती है। घावों की मरम्मत, मान लो अपनी किसी वजह से चोट लग जाती है तो चोट की जो घाव बन जाता है उस घाव को सही करने के अंदर भी है वो कोशिका कार्य करती है। यहाँ पे रीजनरेशन या पुनर्भवन होता है। जैसे आपने बात की कि छिपकली होती है, कौन सी होती है, अपनी छिपकली होती है, उस छिपकली का है वो पूंछ कट जाता है, पूंछ हट जाता है, फिर भी वो पूंछ वापस आ जाता है। वो किसके कारण आता है, सेल डिवीजन के कारण आता है, कोशिका विभाजन के कारण है वो आता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है नया ऑर्गन है वो वापस, और अंग के कट जाने के बाद में उस जगह पर नया ऑर्गन वापस वही ऑर्गन आ जाता है, उसी तरह का नया ऑर्गन आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। जैसे छिपकली होती है, छिपकली के पूंछ के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर पूंछ मान लो कट भी जाता है तो उस छिपकली का वो नया पूंछ है वो कोशिका विभाजन से बन जाता है। फिर बात करें अपन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन सहायक होती है। क्या अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी है वो कोशिका विभाजन सहायक होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मक निर्माण में कौन से युग्मक है जो अंडाणु निर्माण के अंदर, अंडाणु निर्माण के अंदर, और अपन बात करें शुक्राणु निर्माण के अंदर किसके, जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु निर्माण होते हैं, इनके निर्माण में भी है वो अलैंगिक जनन है वो सहायक होता है। कौन सा जनन सहायक होता है, अलैंगिक, सॉरी अलैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के अंदर युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। इन अंडाणुओं का निर्माण है वो किससे होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण है वो होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये है वो जनन के अंदर भी सहायक होती है। उसके अलावा कोशिकाओं के केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को नियंत्रित रखता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है समय समय पर, तो कोशिका का केंद्रक होता है और केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है। इन दोनों के अनुपात, द्रव्य केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इनका भी है वो अनुपात नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है, कोशिका विभाजन करता है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे, कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करेंगे, सेल डिवीजन के टाइप्स की बात करेंगे। तो सेल डिवीजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। एक होता है असूत्रीय विभाजन। क्या होता है, असूत्रीय विभाजन होता है। पर ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। कौन सी कोशिकाओं में होता है, असूत्रीय सेल डिवीजन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अपन को ध्यान रखना है, एक समसूत्री विभाजन होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस बात का अपन को है वो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है तो उसको अपन अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि ऐसा विभाजन, मान लो ये अपनी कोई जनक कोशिका है, क्या है, जनक कोशिका है, और इस जनक कोशिका के अंदर विभाजन होता है तो इसमें जो गुणसूत्र बनते हैं वो आधे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, 2N है वो N गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ऐसे कोशिका विभाजन को अपन क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा, अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा, और सूत्री का मतलब सूत्र, गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं, मतलब 2N से क्या हो जाते हैं, N हो जाते हैं। उनको सेल डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री, या फिर अपन बात करें मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन।
जैसे अपन बात करें 46 गुणसूत्र है वो अपने अंदर के मानव कोश के अंदर है वो पाए जाते हैं, और मानव कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है तो 46 का आधा गुणसूत्र है वो रह जाते हैं, यानी कि अपने 23 गुणसूत्र है वो रह जाते हैं। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी हो जाती है, गुणसूत्र है वो आधे हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन को ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें जो अपने पेरेंट कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है, कौन सी होती है, जनक कोशिका होती है। जैसे जनक कोशिका 2n है तो कोशिका विभाजन होगा तो जनक कोशिका के आधे गुणसूत्रों की संख्या इसमें रह जाती है। जैसे मान लो अपने 46 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं अपने मानव कोशिका में, तो उनमें जब कोशिका विभाजन होगा तो 23 गुणसूत्र है वो बन जाते हैं। तो ये होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। कौन सा समसूत्री विभाजन होता है, ऐसा कोशिका विभाजन जिनमें विभाजन के बाद में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान बनी रहती है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक कोशिका के समान रहती है। जैसे मान लो अपनी ये जनक कोशिका है, कोई 2n है, क्या है 2n कोई जनक कोशिका है, इसके अंदर कोशिका विभाजन होकर इससे दो नई कोशिकाएं बनेगी, उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या रहेगी, वो क्या रहेगी, 2n रहेगी, अर्थात समान रहेगी। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कोशिका विभाजन के बाद में समान रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं। और ऐसा सम कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो विभाजन के बाद में आधी रह जाती है उसको अपन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की है, वो क्या होते हैं, अपने सेल डिवीजन होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, और प्रोकैरियोटिक में एक अतिरिक्त होता है वो असूत्री होता है, अल्प विकसित प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो ध्यान रखना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस। समसूत्री को माइटोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री को मियोसिस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे सेल साइकिल की, कोशिका चक्र की बात करेंगे। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन किसको किसको कहते हैं, कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक जनक कोशिका से या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन और यूकैरियोटिक कोशिका सॉरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर क्या होता है कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक कोशिकाओं के समान रहती है उसको अपन समसूत्री कहते हैं। सम यानी समान, सूत्री यानी गुणसूत्र, यानी ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पुत्री कोशिकाओं में जनक कोशिका की क्या आधी रह जाती है उसको अपन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का एक निश्चित अनुक्रम या चक्र चलता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या होता है जब अपना सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान है वो एक निश्चित घटनाओं का एक अनुक्रम चलता है, क्या चलता है, निश्चित घटनाओं का एक चक्र चलता है, उस चक्र को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें नई बनने वाली कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। सबसे पहले क्या होती है, नई बनने वाली कोशिकाएं होती है उनके आकार में वृद्धि होती है। डीएनए और अन्य घटकों का द्विगुणन होता है, क्या होता है, डीएनए और अन्य घटक होते हैं उनका क्या द्विगुणन होता है। और अंत में वो पुनः विभाजित होने वाली शामिल होती है। कोशिका चक्र मुख्य रूप से दो अवस्थाएं पाई जाती है। कोशिका चक्र के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो होती है अपने इंटरफेज अवस्थाएं, कौन सी होती है, इंटरफेज अवस्था होती है, और दूसरी होती है अपने एम अवस्था, कौन सी होती है, एम अवस्था बोलते हैं, या इसको सूत्री विभाजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन अवस्था भी है वो बोलते हैं। माइटोसिस मायोटिक फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या मायोटिक फेज बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अपने कोशिका विभाजन के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक पाई जाती है इंटरफेज अवस्था और दूसरी पाई जाती है एम अवस्था या फिर मायोटिक अवस्था है वो पाई जाती है। कौन सी अवस्था, मायोटिक अवस्था है पाई जाती है, ये ध्यान रखना, मायोटिक अवस्था है वो पाई जाती है, मायोटिक अवस्था, मायोटिक अवस्था है वो पाई जाती है।
क्या समसूत्री, जो अपना कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्कर चलता है, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, उनके दौरान दो अवस्थाएं है वो जरूर चलेगी। एक तो चलेगी इंटरफेज अवस्था और दूसरी चलेगी एम एम अवस्था, एम फेज अवस्था या सूत्री विभाजन अवस्था। ये आप है वो यहाँ पर देख सकते हो कि कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान दो अवस्थाएं चलती है। कितनी अवस्थाएं चलती है? दो अवस्थाएं चलती है। एक तो चलती है अपनी इंटरफेज अवस्था। कौन सी अवस्था चलती है? एक अवस्था चलती है अपनी इंटरफेज अवस्था। कौन सी अवस्था? इंटरफेज अवस्था चलती है। और इंटरफेज अवस्था के अंदर तीन उप अवस्था होती है। एक होती है G1 अवस्था। कौन सी होती है? G1 अवस्था। एक होती है एस अवस्था, जिसको अपन संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? एस अवस्था या संश्लेषण अवस्था कहते हैं। और एक होती है अपने G2 अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? G2 अवस्था होती है। ये ध्यान रखना आपने कि इंटरफेज अवस्था होती है। इंटरफेज अवस्था के अंदर है वो तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं चलती है, G1 अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। इस इंटरफेज अवस्था को है वो अपन क्या बोलते हैं? जीरो अवस्था भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या होती है? निष्क्रिय अवस्था होती है। मतलब इसके अंदर है कोई कोशिकाओं के आकार वगैरह के अंदर या गुणसूत्रों में वो विभाजन नहीं होता है, सिर्फ कोशिकाओं का आकार के अंदर है वो वृद्धि होती है। जो अपने इंटरफेज अवस्था होती है, अंतर अवस्था होती है, ये इसके तीन पार्ट होते हैं, G1 स्टेज, एस स्टेज और G2 स्टेज। इसको अपन वो क्या कह सकते हैं? इसको अपन रेस्टिंग अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेस्टिंग स्टेज भी है वो कह सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने सेकंड स्टेज आती है, वो आती है एम फेज। कौन सी आती है? एम फेज आती है। कौन सी आती है? एम फेज आती है। एम फेज के अंदर है वो चार पार्ट, पांच पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन सी? एक तो हो गया अपने प्रोफेज हो गया, क्या हो गया? प्रोफेज हो गया। फिर अपने मेटाफेज हो गया, क्या हो गया? मेटाफेज हो गया। फिर अपने एनाफेज हो गया, क्या हो गया? एनाफेज हो गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। क्या होता है? टीलोफेज होता है। ये हो जाता है अपने यहाँ तक केंद्र का है वो क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। फिर अपना आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। G1 अवस्था, G1 अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था होती है। इसको अपन रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में कोशिका विभाजन से पहले क्या होती है? तैयार होती है, अपने खुद को है वो तैयार करती है। फिर उसके बाद में आती है एम फेज अवस्था। इसके अंदर केंद्र का है वो विभाजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके अंदर केंद्र का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। केंद्र के विभाजन के बाद में होता है शुरू कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। अब बात करते हैं अपन इंटरफेज अवस्था को। इसको है वो विभाजन की तैयारी वाली अवस्था कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन शुरू होता है, उससे पहले कोशिका विभाजन तैयारी करती है, उस अवस्था को इंटरफेज अवस्था कहते हैं। कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज के भी कह सकते हैं इसको, तैयारी वाली अवस्था कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था। कौन सी अवस्था? कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था भी है वो, इस स्टेज को अपन कह सकते हैं। फिर आती है अपने ये एक विभाजन से दूसरे विभाजन के शुरू होने से पहले की अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था होती है। ये कोशिका विभाजन से शुरू कोशिका विभाजन के शुरू होने से पहले की अवस्था है। क्या होती है? इंटरफेज अवस्था की बात करें कि इंटरफेज अवस्था क्या होती है, तो कोशिका विभाजन के पहले की अवस्था है। क्या है? कोशिका विभाजन के पहले की अवस्था है, यानी कि कोशिका विभाजन शुरू होता है उससे पहले की है वो अवस्था, ये होती है अपने इंटरफेज स्टेज होती है। इसमें जो विभाजन होता है वो कोशिका के विभाजन से पहले होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है बल्कि आकार में वृद्धि करती है। इंटरफेज अवस्था की बात करें कि इंटरफेज अवस्था के अंदर क्या होता है? इंटरफेज अवस्था के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है बल्कि इसके अंदर कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका के आकार के अंदर वृद्धि होती है। इंटरफेज अवस्था में कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और विभाजन के लिए कई आवश्यक घटक और डीएनए का संश्लेषण करती है। इंटरफेज अवस्था को क्या कहते हैं? विभाजन से पहले की तैयारी वाली अवस्था होती है, अपने इंटरफेज अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर है वो कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जबकि कोशिकाओं का वृद्धि होती है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और डीएनए वगैरह बनते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। उन घटकों का है वो निर्माण होता है। कोशिका के विभाजन से पहले की अवस्था यानी विभाजन शुरू होने से पहले की यह अवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट नहीं बनते, अतः क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्या होता है कि
इंटरफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट नहीं बनते। इसके लिए क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल होते हैं, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका स्पष्ट उपस्थित होती है। इंटरफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होती है, वो दोनों उपस्थित होती है। इंटरफेज अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान रखना, इंटरफेज अवस्था कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था होती है। इसको तैयारी वाली अवस्था भी कहते हैं कि कोशिका विभाजन के लिए इंटरफेज अवस्था में तैयारी करती है। और इंटरफेज अवस्था में विभाजन नहीं होता है, बल्कि क्या होती है? कोशिकाओं की वृद्धि होती है और ऐसे घटक और रसायन डीएनए वगैरह बनते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इंटरफेज अवस्था को 3 उप अवस्थाओं G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। पहले अपन बात करते हैं G1 फेज की। किसकी बात करेंगे? G1 अवस्था की बात करते हैं। G1 अवस्था होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था में सबसे लंबी अवस्था G1 अवस्था। इसमें कोशिका आकार में वृद्धि करती है और डीएनए का संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जीवन अवस्था की मैं बात करूं तो जीवन अवस्था में अपने ध्यान रखना है कि सबसे लंबी अवस्था होती है। फर्स्ट तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जीवन अवस्था होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। पहला तो अपन को ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इसमें कोशिका आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है? कोशिका अपने आकार के अंदर वृद्धि करती है। ये ध्यान रखना कि जीवन अवस्था के अंदर कोशिका अपने आकार के अंदर है वो वृद्धि करती है। और अपन को क्या ध्यान रखना है कि डीएनए संश्लेषण के लिए, किसके लिए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए, अर्थात डीएनए के निर्माण के लिए। किसके लिए? डीएनए के संश्लेषण के लिए, अर्थात डीएनए के निर्माण के लिए वो कोशिका आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? आरएनए और प्रोटीन का है वो संश्लेषण करती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। डीएनए का संश्लेषण है वो जीवन अवस्था के अंदर नहीं होता है, जबकि डी1 के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो भी आरएनए होते हैं और प्रोटीन होता है, इसका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? जीवन अवस्था के अंदर होता है। इसको है वो प्रथम अंतराल अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवस्था को प्रथम अंतराल अवस्था भी कहते हैं। सबसे लंबी अवस्था होती है, कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और जीवन अवस्था के अंदर क्या कार्य करती है? तो कोशिका है वो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक जो भी आरएनए होते हैं और प्रोटीन होती है उनका संश्लेषण करती है। फिर अपने आती है एस फेज या सिंथेसिस अवस्था बोलते हैं। इसको अपन संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषण होता है इसके अंदर है वो सिंथेसिस होता है। एस अवस्था आती है, इसमें डीएनए का संश्लेषण या रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है वो अपने एस अवस्था के अंदर होता है। कौन सी अवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है इस अवस्था में होता है। संश्लेषण मतलब रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए का निर्माण, उसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए संश्लेषण कहते हैं। डीएनए का निर्माण होता है वो एस अवस्था, संश्लेषण होता है वो एस अवस्था के अंदर होता है। डीएनए से डीएनए का बनना ऐसे अवस्था के अंदर होता है। जीवन अवस्था के अंदर डीएनए संश्लेषण के लिए जो आवश्यक आरएनए और प्रोटीन होती है उनका संश्लेषण होता है। किसी भी कोशिका में डीएनए की मात्रा 2C होती है। इस अवस्था के बाद में वो दुगुनी 4C हो जाती है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी नहीं होती है। अगर अपन बात करें किसी भी कोई भी कोशिका है तो कोई भी कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 2C होती है। क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है वो डीएनए की संख्या होती है वो 2C होती है। क्या होती है? किसी भी कोशिका में डीएनए की संख्या होती है वो 2C होती है। 2C के बाद में जब इन एस अवस्था के अंदर कोशिका डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है एस अवस्था के अंदर। तो ये 2C से क्या बन जाती है? 4C बन जाती है। क्या बन जाती है? 4C बन जाती है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों का तो संश्लेषण होकर गुणसूत्र तो डबल बन जाते। आदित्य मैं गलत कैसे बोल रहा हूँ कि डीएनए होती है, डीएनए का संश्लेषण होकर डीएनए तो डबल हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र का है वो डबल नहीं होते। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि यदि किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा 2C है तो इस अवस्था के बाद में यानी कि संश्लेषण अवस्था के बाद में क्या हो जाएगी? 4C हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीएनए है वो 4C हो जाएंगे, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या है वो दुगुनी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। इस अवस्था के अंदर है वो डीएनए दुगुने हो जाते हैं, डीएनए डबल हो जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र डबल नहीं होते।
नेक्स्ट अपने आती है G2 अवस्था। G2 अवस्था कौन सी आती है? G2 अवस्था आती है। G2 अवस्था को द्वितीयक अंतराली अवस्था कहते हैं। G1 अवस्था को क्या कहते हैं? G1 अवस्था को प्राथमिक अंतराली अवस्था कहते हैं या प्राथमिक अंतराली अवस्था कहते हैं। और फिर आती है एस अवस्था, इसको अपन संश्लेषण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषण अवस्था कहते हैं। और फिर आती है अपने G2 अवस्था। G2 अवस्था को अपन है वो द्वितीयक अंतराली अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक अंतराली अवस्था के नाम से अपन है वो जानते हैं। तो ये हो गए अपने। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें डीएनए का संश्लेषण है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है। परंतु एम फेज विभाजन के लिए आवश्यक आरएनए, प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन और ऊर्जा पदार्थ एटीपी का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था की मैं बात करूं तो G2 अवस्था के अंदर क्या हो जाता है? डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है। लेकिन आगे अपन को पता है कि यह एम फेज आई अवस्था आएगी। तो एम फेज अवस्था के लिए आवश्यक आरएनए और जो भी प्रोटीन है जैसे क्रोमेटिन प्रोटीन हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, ऊर्जा एटीपी का है वो क्या होता है? संश्लेषण होता है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा नॉर्मल। एक तो है G1 अवस्था, एक आती है अपने एस अवस्था और एक आती है अपने G2 अवस्था। ये तीनों किस में आती है? इंटरफेज अवस्था में आती है। कौन सी अवस्था में आती है? इंटरफेज अवस्था में आती है। जब भी सेल साइकिल चलता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका चक्कर के अंदर दो अवस्थाएं आती है। एक आती है अपनी इंटरफेज अवस्था और एक आती है अपनी एम अवस्था। इंटरफेज अवस्था की बात करें तो इसकी तीन उप अवस्थाएं होती है। G1 स्टेज जिसको अपन प्राथमिक अंतराली अवस्था बोलते हैं। एस अवस्था जिसको अपन संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। तीसरी आती है G2 अवस्था जिसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंतराली अवस्था बोलते हैं। एस अवस्था की मैं बात करूं तो ये कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अपने वो कोशिका की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है कि और इसमें डीएनए के संश्लेषण के लिए, किसके लिए? डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, डीएनए के संश्लेषण के लिए आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, उसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। फिर एस अवस्था के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है और इसमें डीएनए हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? 2 से 4 हो जाते हैं। यानी डीएनए का क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। जबकि गुणसूत्र होते हैं वो डबल नहीं होते हैं। फिर अपने आती है वो G2 अवस्था आती है। G2 अवस्था के अंदर क्या होता है? ये द्वितीयक अंतराली अवस्था होती है। इसमें वो डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। और फिर क्या है आगे अपन को पता है एम अवस्था आएगी। एम अवस्था के लिए आवश्यक आरएनए और प्रोटीन है जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसका संश्लेषण होता है। और अपने एटीपी का है वो क्या होती है? एटीपी स्टोरेज होती है, एटीपी का संश्लेषण होता है। अब बात करते हैं अपन कोशिका चक्र की समय अवधि। कोशिका चक्र में लगभग 95% से अधिक समय इंटरफेज अवस्था में लगता है। अगर अपन बात करें कि कोशिका चक्र की समय अवधि की, तो इसका कोशिका चक्र का 95% समय है वो कौन सी अवस्था में लगता है? इंटरफेज अवस्था में लगता है। कौन सी अवस्था में लगता है? इंटरफेज अवस्था के अंदर लगता है। यानी कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है वो इंटरफेज अवस्था होती है। इसको अपन है वो विश्राम अवस्था भी बोलते हैं। इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो G1 अवस्था होती है। ये इंटरफेज की क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है। इस बात को है वो अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था इंटरफेज अवस्था। क्वेश्चन है इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था अपने पता करना है कि जो प्रथम अंतराली अवस्था या G1 अवस्था होती है वो होती है। जैसे मानव कोशिका के विभाजन में 24 घंटे लगते हैं। मानव की एक कोशिका चक्र के अंदर कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। तो इसमें से 23 घंटे इंटरफेज अवस्था में लगते हैं। जबकि एम फेज अवस्था केवल 1 घंटे या उससे कम समय में हो जाती है। एम अवस्था के अंदर 95% का समय लगता है और 95% किस में लगता है? इंटरफेज अवस्था के अंदर लगता है। तो ये अपन है वो थोड़ा देख लेते हैं सेल साइकिल। तो G1 अवस्था के अंदर क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है, सेल की वृद्धि होती है। फिर आती है अपने एस स्टेज। एस स्टेज के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर आती है अपने G2 अवस्था। G2 अवस्था के अंदर क्या आती है? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के लिए वो क्या हो जाती है? तैयारी हो जाती है। फिर इसमें आती है अपने कौन सी? एम अवस्था आती है। कौन सी आती है? एम अवस्था आती है। एम अवस्था के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती है। और फिर आता है साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये होती है अपने कोशिका चक्र। अब अपन बात करते हैं सेकेंड अवस्था एम फेज अवस्था की। किसकी बात करेंगे? एम फेज अवस्था की बात करेंगे। एम फेज विभाजन क्या होता है?
इंटरफेज अवस्था पढ़ ली। अब अपन बात करेंगे एमोफेज अवस्था। तो इस अवस्था में कोशिका वास्तव में विभाजित होती है। कोशिका विभाजन की वास्तविक अवस्था पूछे तो वास्तविक अवस्था का नाम क्या है? एम-फेज अवस्था है। क्या है? एम-फेज अवस्था। एम-फेज अवस्था होती है वो कोशिका चक्र विभाजन की, कोशिका चक्र की वास्तविक अवस्था होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एम-फेज अवस्था होती है ये दो भागों के अंदर बांटी गई है। इंटरफेज अवस्था तीन भागों के अंदर बांटी थी, एम-फेज अवस्था दो भागों में बांटी गई है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की मैं बात करूं तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के अंदर होता है अपने केंद्र का विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्र का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्र का है वो अपने विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है। और दूसरे अपने आती है साइटोकाइनेसिस। क्या आती है? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस के अंदर अपने कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अपने इस बात का अपन को ध्यान रखना है। कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन होकर दो केंद्र बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में केंद्र कोशिका द्रव्य का विभाजन होते हैं और जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो एम फेज अवस्था दो प्रकार की, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्र का विभाजन, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन और एक कोशिका से दो कोशिका है वो अपनी बन जाती है और इससे के साथ में अपना कोशिका चक्र समाप्त हो जाता है। अब अपन बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, फिर अपन बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कैरियोकाइनेसिस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अब अपन बात करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन की। किसकी बात करेंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन की। और समसूत्री कोशिका विभाजन में अपन को पता है कि क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक कोशिकाओं के समान रहती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है। समसूत्री कोशिका विभाजन की चार अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? चार अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोफेज अवस्था होती है। कौन सी होती है? इनका नाम है वो आप ध्यान रख लेना, प्रोफेज, मेटाफेज। दूसरी आती है अपनी मेटाफेज अवस्था आती है। कौन सी आती है? मेटाफेज अवस्था आती है, प्रोफेज, मेटाफेज। फिर आती है अपनी एनाफेज अवस्था। कौन सी आती है? एनाफेज अवस्था आती है। इसका नाम आप इंग्लिश के अंदर ही याद रखना, हिंदी के टर्मिनोलॉजी से ज्यादा अपन को याद करना, इंग्लिश वाली थोड़ी आसान रहती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में आती है अपने टीलोफेज अवस्था आती है। तो ये होता है अपने समसूत्री कोशिका विभाजन के चरण। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोफेज अवस्था की। किसकी बात करेंगे? प्रोफेज अवस्था की है वो अपन बात करेंगे। कि प्रोफेज अवस्था के अंदर है वो कौन कौन से चरण है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उनकी अगर अपन बात करें तो प्रोफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन जाल संघनित एवं कुंडलित होकर स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। अपन ने बात की थी कि जो अपने इंटरफेज अवस्था थी, इंटरफेज अवस्था के अंदर है वो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते। क्या स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो उसके अंदर नहीं होता था। अपन ने बात की थी वहां पर किसका निर्माण होता था? क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता था। तो प्रोफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन जाल है वो किसमें बदल जाती है? स्पष्ट गुणसूत्रों के अंदर बदल जाती है। किसके अंदर बदल जाते हैं? स्पष्ट गुणसूत्रों के अंदर क्रोमेटिन जाल है वो बदल जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र से एक सेंट्रोमियर है यानी गुणसूत्र बिंदु तथा दो क्रोमेटिड्स गुणसूत्रों की भुजाएं दिखाई देती है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर है वो अपन को एक तो सेंट्रोमियर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सेंट्रोमियर दिखाई देगा, गुणसूत्र बिंदु दिखाई देगा और दो है वो क्रोमेटिड्स यानी गुणसूत्र की भुजाएं है वो दिखाई देती है। तो अपन को ध्यान रखना सेंट्रोमियर अवस्था और क्रोमेटिड्स अवस्था है वो किसमें दिखाई देगी? प्रोफेज अवस्था में दिखाई देगी। सेंट्रोमियर की सतह पर एक बिंब या प्लेट के समान संरचना पाई जाती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। जो सेंट्रोमियर होती है, सेंट्रोमियर अवस्था होती है यानी कि गुणसूत्र बिंदु अवस्था होती है, इसकी जो सतह होती है वहां पर एक प्लेट के समान संरचना पाई जाती है जिसको काइनेटोकोर अवस्था कहती है। ये आप देखो प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र होते हैं जो क्रोमेटिन जाल होते हैं। क्रोमेटिन जाल संघनित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्र का निर्माण है वो कर लेते हैं। इसके अंदर है वो अपन को क्या पता है कि इसके अंदर है वो एक तो अपने क्या बनता है? गुणसूत्र बिंदु बनता है। क्या बनता है? गुणसूत्र बिंदु होता है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर होते हैं और दो क्या होते हैं?
क्रोमेटिड्स है वो बनते हैं। तो ये अपना है वो गुणसूत्र बिंदु हो गया और ये दो प्रकार के क्रोमेटिड्स हो गए। इन क्रोमेटिड्स की सतह पर प्लेट के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर के नाम से वो जानते हैं। इस अवस्था के अंत में यानी प्रोफेज अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होने लग जाती है। प्रोफेज अवस्था की अंत आता है तो प्रोफेज अवस्था के अंत के अंदर केंद्रक झिल्ली और अपने केंद्रिका होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तारक केंद्र के दोनों तारक केंद्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो सेंट्रियोम होते हैं इनके दोनों तारक केंद्र है वो पृथक होकर अलग होकर है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं तथा उनसे तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्या तारक केंद्र की बात की थी अपन ने, तो तारक केंद्र में अपन ने कहा था कि ये होते हैं वो कोशिका विभाजन के दौरान सहायक होते हैं। तारक केंद्र होते हैं इसमें कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। ये अपन ने बात की थी। तो प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होता है कि प्रोफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन जाल से स्पष्ट गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट बात तो ये अपन को ध्यान रखनी है कि क्रोमेटिन जाल से स्पष्ट गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं और गुणसूत्रों में एक सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है? प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है? एक सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है और दो है क्रोमेटिड्स पाई जाती है, दो गुणसूत्र की भुजाएं पाई जाती है। और अपन को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि इसके अंदर है वो क्रोमेटिड्स होते हैं, इसके ऊपर प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स की प्लेट सतह के ऊपर प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। और इसके अंत के प्रोफेज के अंत में है वो केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो अपने सेंट्रोमियर है, तारक केंद्र है, तारक केंद्र है वो पृथक होकर है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं और तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू करते हैं। ये हो गए अपनी प्रोफेज अवस्था। फिर आती है अपनी जो मेटाफेज अवस्था। कौन सी आती है? मेटाफेज अवस्था आती है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। मेटाफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होती है वो पूर्ण रूप से विपरीत जो मतलब नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। जो तारक केंद्र थे ये विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है वो पूरा हो जाता है। मेटाफेज अवस्था के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं और अपन को ध्यान रखना है कि जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर यानी कि अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और इनका तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है वो पूर्ण हो जाता है। सभी गुणसूत्र छोटे मोटे और सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेटाफेज अवस्था की बात करें तो इसमें स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देते हैं। मेटाफेज की अवस्था के अंदर स्पष्ट गुणसूत्र है वो दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों के आकारिकी मार्फोलॉजी का अध्ययन है वो मेटाफेज अवस्था के अंदर करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि गुणसूत्रों के आकारिकी, किसकी आकारिकी? गुणसूत्रों की मार्फोलॉजी का अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में करते हैं? तो मेटाफेज अवस्था में करते हैं। कौन सी अवस्था में करते हैं? मेटाफेज अवस्था के अंदर अपन गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन करते हैं यानी कि मेटाफेज अवस्था के अंदर अपन को गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य में एक पंक्ति में व्यवस्थित होकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। सो सभी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि कोशिका जो अपना कोशिका होती है इसकी मध्य के अंदर है वो इकट्ठा होकर वो मेटाफेज प्लेट का निर्माण है वो शुरू कर देते हैं। तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर में आकर जुड़ जाते हैं। जो तर्कु तंतु होते हैं वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर यानी सेंट्रोमियर होते हैं, उनके आकर है वो जुड़ जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें अपन ने बात की थी मेटाफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो अपन को देखने को मिलेगा कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। उसके अलावा अपन को देखने को मिलेगा कि गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के बीच में आ जाते हैं। गुणसूत्र अपन को स्पष्ट दिखाई देते हैं और गुणसूत्र एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं स्पष्ट आके। इस अवस्था के अंदर अपन गुणसूत्रों की है वो किसका अध्ययन करते हैं? मार्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं। गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में करते हैं। मेटाफेज अवस्था के अंदर जो तारकाएं होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाने के बाद में यहाँ से तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई अपने मेटाफेज अवस्था। फिर अपने आती है एनाफेज अवस्था। कौन सी आती है? एनाफेज अवस्था आती है। एनाफेज अवस्था आती है ये विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था की बात करें तो समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है वो अपनी एनाफेज अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है ये एनाफेज अवस्था होती है।
इसमें प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है, वो बीच में से दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है, ये दो भागों के अंदर विभक्त हो जाता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, जिससे दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र होते हैं कि अपन को पता है गुणसूत्रों के मध्य में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है और दो है क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। तो सेंट्रोमियर होते हैं वो अलग हो जा बीच में से अलग हो जाने के कारण जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये भी अलग हो जाते हैं। तर्कु तंतुओं में संकुचन होने से ये गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। जब तर्कु तंतु होते हैं, इन तर्कु तंतुओं के अंदर संकुचन होता है, ये नहीं भेला होना शुरू होते हैं। जब संकुचन होता है तो ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, जिससे गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर गमन या एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। गुणसूत्रों का एनाफेजिक मूवमेंट होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है? एनाफेज अवस्था में होता है। इस अवस्था में ध्रुवों की ओर जाते समय गुणसूत्रों का आकार होता है वो अंग्रेजी के वी, एल, जे या आई अक्षर के समान दिखाई देता है। एनाफेज अवस्था में क्या होता है? समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। एनाफेज अवस्था के अंदर सेंट्रोमियर होते हैं, जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं ये बीच में से टूट जाते हैं, बीच में से दो भागों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर के विभक्त होने से जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स से वो गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स होते हैं वो तर्कु तंतुओं से बंधे होते हैं और तर्कु तंतुओं में संकुचन होता है। तर्कु तंतुओं में संकुचन होने की वजह से क्रोमेटिड्स है वो ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को अपन एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। और इस अवस्था में गुणसूत्र अंग्रेजी के वी अक्षर के समान, एल अक्षर के समान, जे अक्षर के समान या आई अक्षर के समान अपन को देखने को मिलते हैं। फिर अपना आता है टीलोफेज अवस्था। कौन सी आती है? टीलोफेज अवस्था आती है। और टीलोफेज अवस्था में प्रोफेज की ठीक विपरीत अवस्था होती है। जो अपन ने पहले बात की थी प्रोफेज अवस्था, तो टीलोफेज अवस्था होती है वो प्रोफेज की ठीक विपरीत यानी कि उल्टी अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ध्रुवों पर पहुंचने से गुणसूत्र पुनः अकुंडलित और असंघनित होकर वापस पतले धागेनुमा क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो वह अकुंडलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अकुंडलित और असंघनित होकर वापस पतले धागेनुमा क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन जाल के चारों ओर पुनः केंद्रक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है। अपन ने बात की थी कि प्रोफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होना शुरू होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली है वो बन जाती है। केंद्रिका, गोल्जी कोय और अंत प्रदेवी जालिका का पुनः वो निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक ही कोशिका के अंदर दो स्पष्ट संतति केंद्रक दिखाई देने लगते हैं। टीलोफेज अवस्था के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और वहां पर क्या हो जाते हैं? ध्रुवों पर पहुंचने के बाद में अकुंडलित और असंघनित होकर वापस क्या हो जाते हैं? धागेनुमा क्रोमेटिन जाल बनाना शुरू कर देते हैं। गुणसूत्र टीलोफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन जाल बनाना वापस शुरू कर देते हैं। केंद्रिक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है। केंद्रिका, गोल्जी कोय, ऑक्सीसोम वगैरह अंग है वो बनना शुरू हो जाते हैं। एक ही कोशिका के अंदर दो स्पष्ट संतति केंद्रक अपन को दिखाई देते हैं। ये तो हो गया अपना केंद्रक विभाजन। दो प्रकार के होता है, समसूत्री केंद्रक विभाजन और अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका केंद्रक विभाजन पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। किसकी बात करेंगे? साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे या कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करेंगे। तो केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होता है। केंद्रक विभाजन जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ये पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग विधि से होता है। जंतु कोशिकाओं में इसका खांच विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्र कोशिका द्रव्य सॉरी जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य का जंतु कोशिका के अंदर विभाजन होता है वो किससे होता है? खांच विधि से होता है। किससे होता है? खांच विधि के द्वारा होता है। इसमें परिधि पर प्लाज्मा झिल्ली में एक खांच बनती है। क्या हो जाती है कि जो परिधि होती है वहां पर प्लाज्मा झिल्ली होती है, वहां पर एक खांच बनती है जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती जाती है, जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि अभिकेंद्रीय क्रम होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है वो अभिकेंद्रीय क्रम में होता है। कौन से क्रम में होता है? अभिकेंद्रीय क्रम में होता है। अभिकेंद्रीय क्रम का मतलब होता है कि कोशिका की झिल्ली से, कोशिका की परिधि से है वो केंद्रक द्रव्य विभाजन होना शुरू होता है।
और अंत में आपस में मिलकर कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट देती है, जिससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। जंतु कोशिका के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, यानी कि सेल फरो मेथड से होता है। किससे होता है? कोशिका खांच विधि या सेल फरो मेथड से होता है। ये एक अभिकेंद्रीय प्रक्रम होता है। कैसे होता है? अभिकेंद्रीय प्रक्रम होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका की परिधि से यानी कोशिका की झिल्ली से खांच बनना शुरू होती है, और दोनों तरफ से जब खांच बनना शुरू हो जाती है, ये मान लो कोशिकाएं, और इधर से खांच बनना शुरू करेगी, इधर से खांच बनना शुरू करेगी, अंत समय के बाद में दोनों इकट्ठी हो जाती है और कोशिका द्रव्य दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य अभिकेंद्रीय होता है, कोशिका खांच विधि से होता है। फिर आता है अपने जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्या आता है? जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के विभाजन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि पादप को जंतु कोशिकाओं के अंदर तो अपन ने पढ़ लिया कि जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, वो अभिकेंद्रीय विधि से होता है। उसके अलावा यहाँ खांच विधि, कोशिका खांच विधि यानी कि सेल फरो मेथड से विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा वो परिधि से खांच बनना शुरू होगी, दोनों तरफ से धीरे धीरे वो खांच बनना आएगी, और अंत में दोनों परिधि ये जो खांच बनना शुरू हुई है ये आपस में मिलकर दो अलग अलग कोशिका द्रव्य बना देगी। पादप कोशिकाओं में भित्ति दृढ़ होने के कारण अपन को पता है कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो दृढ़ होती है यानी कठोर होती है, इसके कारण खांच नहीं बन रही है। तो यहाँ कोशिका पट विधि सेल प्लेट मेथड द्वारा विभाजन होता है। जंतु कोशिका पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है वो किसे होता है? सेल प्लेट मेथड से होता है। किसे होता है? सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। इसमें कोशिका के केंद्रक से प्लेट पैक्टेट जैसे पदार्थ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा होना प्रारंभ होता है। कोशिका के केंद्रक से। ये कैसे होता है? केंद्रक से होता है, इसलिए अपकेंद्रीय प्रक्रम है। कैसा है? अपकेंद्रीय प्रक्रम है, ये ध्यान रखना है अपन को। कोशिका के केंद्रक होते हैं, वहां से कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बनना जमा होते हैं जो केंद्र के परिधि की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अपकेंद्रीय प्रक्रम में। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट मेथड से होता है, और ये एक अपकेंद्रीय प्रक्रम है। यह जमा होकर मध्य पटलिका का निर्माण करता है, जिससे दोनों और प्राथमिक भित्ति बन जाती है। जमा होकर मध्य पटलिका का निर्माण करेगा जिससे दोनों और प्राथमिक भित्ति बन जाती है। जंतु कोशिका में ध्यान रखना, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो किससे होता है? अपने सेल फरो मेथड या कोशिका खांच विधि से होता है, और ये अभिकेंद्रीय प्रक्रम होता है, और परिधि से है वो कोशिका के द्रव्य का विभाजन होना शुरू होता है। जबकि पादप कोशिका कोशिका भित्ति कठोर होती है, इसलिए कोशिका विभाजन होता है वो केंद्रक से शुरू होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि अपने केंद्र के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट बनना शुरू करते हैं। अपन ने जब कोशिका भित्ति पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पट्टिका मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी रहती है। इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो केंद्रक से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बनना शुरू होता है, यानी कि अपकेंद्रीय प्रक्रम होता है। तो ये हो गया अपने कोशिका द्रव्य का समसूत्री कोशिका द्रव्य विभाजन। अब अपन समसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें तो सजीवों की शारीरिक वृद्धि और विभाजन किससे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है। क्षतिग्रस्त ऊतक एवं घावों की मरम्मत होती है, और कोशिकाओं का प्रतिस्थापन भी किससे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है। अलैंगिक जनन में बनने वाली संतति कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति कोशिका का निर्माण होता है, संतति कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है, जिससे वे आनुवंशिक रूप से जनक के समान दिखाई देते हैं। तो ये हो गया अपने समसूत्री विभाजन। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने सेल साइकिल शुरू किया था, इसमें इंटरफेज अवस्था और अपन ने एम अवस्था पढ़ी। एम अवस्था के बाद में अपन ने वो समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ लिया। कल अपन अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अंतर पढ़ेंगे। उसी के साथ में अपनी क्लास है वो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और प्रॉब्लम्स के है वो घबराइए मत। मस्त रहना, पढ़ते रहना, फालतू के धंधे है वो मत करना, फोन ज्यादा मत चलाना। थैंक यू।